काव्य कवि के स्वतंत्र और उन्मुक्त हृदय की अभिव्यक्ति होता है और उस उन्मुक्तता, उस मुक्त दशा के दौरान उसमें कुछ गुण भी समाहित होते हैं और कुछ दोष भी आ जाते हैं। तो आज हम काव्य के उन गुणों पर चर्चा करेंगे जिन्हें काव्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में विश्लेषित किया गया है, विवेचित किया गया है। तो चलिए काव्य गुणों पर आज की चर्चा शुरू करते हैं। और काव्य गुण, जैसा कि यहां से स्पष्ट हो रहा है, 3 माने गए हैं: ओज, प्रसाद और माधुर्य। इन तीनों गुणों पर हम आज के सत्र में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि काव्य गुणों के काव्य शास्त्र में विश्लेषण की परंपरा की शुरुआत कहां से हुई। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि भरत मुनि वे संस्कृत के आचार्य हैं जिन्होंने सबसे पहले काव्य शास्त्र के प्रमुख बिंदुओं पर विश्लेषकों का, शास्त्रज्ञों का, बुद्धिजीवियों का ध्यान आकर्षित किया और उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र इसलिए क्योंकि प्रारंभ में काव्य सृजन मूल रूप से नाटकों के रूप में किया जाता था, इसलिए उन्होंने उसी के माध्यम से, और उसे काव्य कहकर पुकारा जाता था, इसीलिए उन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ के अंतर्गत काव्य के संपूर्ण स्वरूप के अलग अलग पक्षों का विवेचन किया। तो जब उन्होंने गुणों का विवेचन किया, सांकेतिक ही है ये विवेचन, यद्यपि आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इसका विस्तृत विश्लेषण उन्होंने नहीं किया है। तो भरत मुनि ने गुणों को परिभाषित करते हुए कहा कि पहली बात, उन्होंने 10 गुण माने और उन्होंने कहा कि दोष भी 10 हैं और ये 10 गुण जो हैं वो 10 दोषों के विपर्यस्त हैं। विपर्यस्त यानी विपरीत हैं। अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय ये हुआ कि जो दोषों के विपरीत हैं वही गुण हैं। जैसा कि इस परिभाषा से, संस्कृत की ये जो परिभाषा नाट्यशास्त्र में उन्होंने प्रस्तुत की है, इससे अभिव्यक्त हो रहा है, एते दोषास्तु विज्ञेया एत एवं विपर्यस्ता गुणा। यानी ऊपर वे दोषों की चर्चा कर रहे हैं, काव्य दोषों की, और फिर कह रहे हैं एते यानी ये दोष हैं, इन्हें काव्य के दोष विज्ञेया यानी जानो, और इनके जो विपरीत हैं, विपर्यस्ता जो विपरीत हैं, वे काव्य के गुण कहलाते हैं। लेकिन ये जो भरत मुनि की परिभाषा है दोस्तों, उसे विद्वानों के द्वारा, परवर्ती बाद के विद्वानों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उसमें कुछ कमियां उन्हें महसूस हुई। सबसे पहली कमी क्या थी कि गुण का ये जो लक्षण उन्होंने बताया कि जो दोष के विपरीत है वही गुण है, ये उपादेय नहीं है, यानी ये काव्य गुण को पूरी तरह से हमारे सामने स्पष्ट नहीं करता। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कि ये निषेधात्मक परिभाषा है। निषेधात्मक क्यों? क्योंकि इसमें नकारात्मकता का भाव है। गुण काव्य के वे तत्व होते हैं, काव्य की वे विशेषताएं होती हैं जो काव्य को उत्कर्ष प्रदान करती हैं। लेकिन निषेधात्मक परिभाषा के द्वारा गुणों की परिभाषा देना परवर्ती विद्वानों को अरुचिकर प्रतीत हुआ, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। दूसरा दोष की निजी सत्ता है। परवर्ती विद्वान जिन्होंने इस परिभाषा को, भरत मुनि की इस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि दोष का अपना एक स्वतंत्र, काव्य में स्वतंत्र अस्तित्व है और गुण का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उन दोनों को परस्पर जोड़कर किसी भी स्थिति में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह की परिभाषा के द्वारा गुण के संपूर्ण स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रूप में स्वीकृत नहीं किए जा सकते। क्यों? कैसे? उदाहरण देंगे। जिस तरह से जहां सौंदर्य नहीं है वहां कुरूपता हो, यह आवश्यक नहीं है। कुरूपता और सौंदर्य दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जहां काव्य में सौंदर्य नहीं है या जिस युवती के पास सौंदर्य नहीं है वो कुरूप स्त्री है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। तो जिस तरीके से सौंदर्य को कुरूपता का विपरीत रूप नहीं माना जा सकता या अभावात्मक रूप नहीं माना जा सकता, उसी तरह से जहां दोष नहीं है वहां काव्य गुणों की सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती। तो इन बिंदुओं को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अब बाद के अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से काव्य गुणों की चर्चा की, उन्हें परिभाषित करने का प्रयत्न किया। उसमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय जो नाम है वो है दंडी का। दंडी ने कहा कि दोष यदि काव्य की विपत्ति के लिए होता है तो गुण काव्य की संपत्ति के लिए, यानी दोष काव्य के स्वरूप पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, यानी उसका अपकर्ष करता है, उसे निम्न कोटि के काव्य की श्रेणी में ले जाता है। और जो गुण हैं
वो काव्य की संपत्ति यानी वृद्धि के लिए होता है, उत्कर्ष के लिए होता है, उन्नति के लिए होता है। ये उनकी परिभाषा दी गई है। यहाँ कई बार ये संस्कृत की परिभाषाएं दोस्तों इसलिए दी जा रही है कि कई बार ये परिभाषाएं दे करके पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा किस विद्वान की है, किस आचार्य की है। तो हमें ये रटनी नहीं है, लेकिन हमें इनके मूल शब्दों पर को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां विपत्ति और संपत्ति की बात हो, समझ लीजिए परिभाषा दंडी की है। जहां विपर्यस्त शब्द आए, समझ लीजिए परिभाषा भरत मुनि की है। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान में रखेंगे। दोषा विपत्तये तत्र गुणः संपत्तये यथा। और हाँ, मैंने पिछले सत्र में भी कहा था, अलंकार जब हम पढ़ रहे थे कि हमें इन विद्वानों के, इन आचार्यों के ग्रंथों के नाम को भी याद रखना है। तो दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। उसमें कहा गया है कि दोष काव्य की विपत्ति के लिए होते हैं और वहीं दूसरी ओर गुण काव्य की संपत्ति के लिए होते हैं। अर्थात दोष काव्य का विघातक यानी उसे नुकसान पहुंचाने वाला तत्व है, और गुण काव्य का निर्माण करने वाला यानी उसका विकास करने वाला, उसका उत्कर्ष करने वाला, उसे अधिक प्रभावशाली बनाने वाला तत्व है। इसी प्रकार अब वामन की परिभाषा देखें तो वामन ने कहा कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। आपको यहां एक बात ध्यान में रखनी है कि जो बात अलंकारों के विषय में दंडी ने कही थी, हम अलंकारों के सत्र में पढ़ चुके हैं, वही बात वामन ने काव्य गुण के संबंध में की है। इस तरीके से आपस में संबंधित करते हुए जब हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें वो विषय कभी भूलता नहीं है। तो इसलिए आप एक दूसरे से जोड़ते हुए इन सारे विषयों को समझने की, हृदयंगम करने की कोशिश करें। तो वामन कहते हैं काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं, और दंडी ने कहा था काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। तो यहां बात वही है, लेकिन सिर्फ वामन ने गुणों के संदर्भ में कही है और दंडी ने अलंकारों के संदर्भ में कही थी। इनकी परिभाषा है काव्य शोभायाः कर्तारौ धर्मः गुणा, और इनके ग्रंथ का नाम है काव्य सूत्र वृत्ति। काव्य की शोभा करने वाले धर्म यानी तत्व गुण कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अब आनंदवर्धन बाद के जो आचार्य आए दंडी के और वामन के बाद, उन्होंने क्या कहा, जो काव्य के अंगीभूत अर्थात रस का अवलंबन करते हैं वे गुण कहते हैं। देखिए ध्यान देंगे, अभी तक दंडी, भरत मुनि ने तो केवल ये परिभाषा दी कि जहां दोष नहीं है वहां काव्य में गुणों की सत्ता स्वीकार कर लेनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही अस्पष्ट सी, अपर्याप्त सी, अनुचित सी परिभाषा प्रतीत होती है। लेकिन उसके बाद जब दंडी और वामन आए, उन्होंने एक ही बात पर बल दिया गुणों के संदर्भ में कि वे काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। लेकिन आनंदवर्धन ने गुण की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल दी, उसकी दिशा ही बदल दी, क्योंकि उन्होंने गुण की परिभाषा को रस से जोड़ते हुए विश्लेषित किया, परिभाषित किया। उन्होंने कहा जो काव्य के अंगीभूत यानी प्रमुख अंग हैं जो, और वे काव्य के प्रमुख अंग क्या मानते हैं, रस मानते हैं, तो उनका अवलंबन करते हैं, यानी उनके साथ, रस के साथ जो काव्य में विकसित होते हैं, विद्यमान होते हैं, वही गुण कहलाते हैं। यानी रस से जोड़ते हुए आनंदवर्धन ने परिभाषा गुणों की दी। उसी प्रकार मम्मट और आचार्य विश्वनाथ ने भी इसी तरह की परिभाषाएं काव्य गुण के संबंध में प्रस्तुत की। मम्मट ने कहा गुण रस का अंग रूप धर्म है, यानी उन्होंने भी आनंदवर्धन के मत से सहमत होते हुए गुण का संबंध रस से स्थापित किया, जो उसे इसी प्रकार उत्कर्ष प्रदान करते हैं जिस प्रकार आत्मा को शौर्य आदि गुण उत्कर्ष प्रदान करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, आप अच्छी तरह से अपने ध्यान में, अपनी स्मृति में इसको बिल्कुल स्थायी रूप से विराजमान कर लीजिए। क्या कह रहे हैं मम्मट कह रहे हैं कि गुण जो है वो रस के प्रमुख अंग होते हैं। तो जिस तरीके से रस काव्य को उत्कर्ष प्रदान करते हैं, काव्य को अधिक प्रभावशाली, भावपूर्ण और मर्मस्पर्शी बनाते हैं, कैसे, जिस प्रकार आत्मा को शौर्य आदि गुण उन्नत अवस्था में ले जाते हैं, आत्मा की उन्नति करते हैं, उसी तरह से काव्य में जब रसों के साथ गुण आ जाते हैं तो वे भी काव्य की उन्नति करते हैं। यानी रसों और गुणों के मेल से जो उत्कर्ष काव्य का हो रहा है, उसकी तुलना मम्मट ने किससे की, आत्मा की उन्नति करने वाले शौर्य आदि अच्छे गुणों से की है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ ने भी गुणों को भी जोड़ लीजिए यहां, आचार्य विश्वनाथ ने भी गुणों को रस का मूल तत्व स्वीकार किया।
ये तीनों मत इस बात की ओर संकेत करते हैं कि गुण कैसा है। गुण वह तत्व है जिसमें काव्य के रचना परक स्वरूप का उन्नयन करके रस को उत्कर्ष प्रदान करने की क्षमता विद्यमान होती है। यानी गुण का महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह काव्य में जिस रस का वर्णन किया जा रहा है उस रस को और अधिक प्रभावशाली रूप में सामने लाए, जिससे कि रस की भी उन्नति हो और काव्य भी प्रभावशाली बने। अब बात आती है कि काव्य में आखिर गुणों का महत्व क्या है। तो गुण सबसे पहली बात काव्य में शोभा वृद्धि करते हैं, यानी उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं, उसे वो सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि वो पाठकों के मन को मुग्ध कर सके, उनके चित्त को आनंदित कर सके। गुण रस का स्पर्श उत्कर्ष करते हैं। दूसरा महत्व क्या है कि कोई प्रत्येक काव्य किसी न किसी रस को आधार बना करके लिखा जाता है और उस रस का उत्कर्ष करने वाले होते हैं गुण। यानी गुणों का इस दृष्टि से भी काव्य में महत्व है कि वो रस को उत्कर्ष प्रदान करते हैं। ये दोनों साथ साथ रहते हैं। हमेशा हमें क्या ध्यान में रखना है कि गुण और रस हमेशा साथ साथ रहते हैं। जहां गुण है वहां रस भी है और जहां रस है वहां गुण है, और जहां इनमें से कोई भी एक नहीं है वहां दूसरे की सत्ता भी नहीं हो सकती। यानी हमेशा गुण और रस साथ साथ रहते हैं। गुण एक प्रकार से उत्कृष्ट काव्य के अलंकार या आभूषण है। गुण जिस तरह से अलंकारों का प्रयोग काव्य के बाहरी सौंदर्य को प्रभावशाली बनाता है, उसी तरह से जो काव्य गुण हैं वो काव्य के आंतरिक सौंदर्य को प्रभावशाली बनाते हैं। यानी गुण एक प्रकार से उत्कृष्ट काव्य के आंतरिक आभूषण हैं। काव्य रीति का सौंदर्य गुणों पर ही आश्रित है और इसके अतिरिक्त काव्य में जो रीतियां होती हैं उनका सौंदर्य भी गुणों पर ही आधारित होता है। यानी गुण नहीं होंगे तो काव्य में वो माधुर्य, वो रस उत्पन्न नहीं होगा, वो क्षमता, वो सामर्थ्य उत्पन्न नहीं होगी जो पाठकों और श्रोताओं के मर्म को छूने की ताकत कहलाती है। और बात करते हैं काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, यानी काव्य गुण के भेदों पर बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले, क्योंकि भरत मुनि ने सबसे पहले काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का यानी रस सिद्धांत का खास तौर पर प्रतिपादन किया, तो उन्होंने 10 काव्य गुणों की चर्चा की और उन्होंने जो काव्य गुण बताए वे काव्य गुण है श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, ओज को ज कर लेंगे, सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता और कांति। संक्षेप में इन सबके अर्थ समझ लेते हैं। श्लेष का अर्थ होता है जहां पर किसी भी एक शब्द के 2 अर्थ निकले और उससे काव्य में सौंदर्य प्राप्त हो, सौंदर्य अभिव्यक्त हो। प्रसाद जहां पर सब कुछ शांति का, सद्भाव का भाव रहे। समता जहां समानता का भाव रहे। समाधि जहां पाठक उस रस के आनंद में डूब जाए। माधुर्य, मधुरता। ओज आप सभी जानते ही हैं, शौर्य और पराक्रम का भाव। सौकुमार्य यानी कोमलता। अर्थव्यक्ति जहां अर्थ सहज ही काव्य में स्पष्ट हो। उदारता और कांति यानी चमक यानी सौंदर्य, इससे आप सभी परिचित हैं ही। तो ये 10 गुण भरत मुनि ने काव्य गुणों के माने, यानी काव्य गुण भरत मुनि की दृष्टि में 10 थे। अब आगे बात आती है कि आचार्य दंडी ने, इन्होंने भी 10 काव्य गुण माने, लेकिन भरत मुनि और आचार्य दंडी के गुणों में फर्क क्या था कि भरत मुनि ने जिस क्रम से काव्य गुणों का जिक्र किया, 10 काव्य गुणों का जिक्र किया, उनसे थोड़ा अलग था दंडी के गुणों का क्रम। यानी क्रमों में भिन्नता थी लेकिन गुण वही थे। तो इनका क्रम कुछ इस प्रकार है: श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि। तो हम देख रहे हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल समान है। जो 5वें नंबर पर माधुर्य लिया भरत मुनि ने, उसे दंडी ने 4थे नंबर पर ले लिया, और जो सौकुमार्य 7वें नंबर पर है वो सुकुमारता के नाम से 5वें नंबर पर आ गया। अर्थव्यक्ति जो 8वें नंबर पर है वो अर्थव्यक्ति 6ठे नंबर पर आ गई, और उदारता जो 9वें नंबर पर है 7वें पर आ गई, और ओज जो 6ठे नंबर पर था 8वें पर आ गया। कांति जो 10वें नंबर पर थी 9वें पर आ गई, और समाधि जो 4थे नंबर पर थी 10वें नंबर पर आ गई। तो इस तरह से दंडी ने काव्य के गुणों की संख्या तो 10 ही मानी भरत मुनि की तरह, लेकिन उन काव्य गुणों का क्रम थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। वामन ने
भरतमुनि और दंडी के काव्य गुणों के भेद के विषय में जो विचार हैं वो हम जान चुके हैं। अब वामन ने काव्य गुणों के भेदों के विषय में कौन सा मत व्यक्त किया उसे देखते हैं। वामन ने बिल्कुल अलग 10 अर्थ गुण और 10 शब्द गुण माने, यानी कुल मिलाकर 20 काव्य गुणों का उल्लेख उन्होंने किया। और ये काव्य गुण है ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, अर्थ व्यक्ति और कांति। यानी जो भरत मुनि ने माने थे वही उन्होंने माने, लेकिन फर्क इतना था कि वामन ने अर्थ गुण और शब्द गुण अलग अलग कर दिए। लेकिन अब बात आती है कि काव्य गुणों के भेद के विषय में सर्वमान्य मत क्या है। तो दोस्तों, सर्वमान्य मत है आनंदवर्धन का। आनंदवर्धन आप सभी जानते हैं कि एक ध्वनिवादी आचार्य हैं। तो उन्होंने कहा कि काव्य गुण 10 होते ही नहीं, काव्य गुणों के 10 भेद मानना बिल्कुल गलत है। काव्य गुण वास्तव में 3 ही हैं और उन्होंने इन 10 काव्य गुणों को 3 काव्य गुणों में समेट दिया। और ये 3 काव्य गुण हैं ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। इसके साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि मम्मट आदि जितने भी अन्य ध्वनिवादी आचार्य थे उन सभी ने आनंद वर्धन के इस मत का कि काव्य गुणों की संख्या 3 ही मानी जानी चाहिए, इसका समर्थन किया। और यही कारण है कि आनंद वर्धन का ये मत सर्वमान्य मत के रूप में स्वीकार किया गया। और काव्य के गुण आज काव्य शास्त्र में 3 ही माने जाते हैं और वो 3 हैं ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। आगे चलते हैं। अब काव्य गुणों के भेदों में आगे बात करते हैं। आनंदवर्धन, मम्मट तथा अन्य ध्वनिवादी आचार्यों ने 10 गुण मानने से इनकार किया, ये बात मैं आपको बता चुकी, और केवल 3 गुण स्वीकार किए, माधुर्य, ओज और प्रसाद। और यही काव्य गुणों के भेदों के संबंध में सर्वमान्य मत है। तो दोस्तों चलिए अब इन गुणों की विस्तार से चर्चा करते हैं, इन्हें समझने का प्रयास करते हैं ताकि इन पर आधारित प्रश्नों के हम सही जवाब दे सकें। सबसे पहले हम लेते हैं ओज गुण को। ओज गुण की विशेषता क्या है? सबसे पहले हम ओज शब्द को समझ लें। ओज शब्द का अर्थ होता है तेजस्विता। तेजस्विता का मतलब क्या है? चमक। यानी जब चित्त में, जिस काव्य को पढ़कर चित्त में चमक उत्पन्न हो जाए, तेज उत्पन्न हो जाए, शिराएं फड़कने लगे, वो क्या कहलाता है? काव्य का ओज गुण कहलाता है। अब कैसे पहचाना जाए कि ओज गुण काव्य में कहां है? उसके लिए कुछ एक बिंदु है जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। तो किसी भी परीक्षा में पूछी गई काव्य पंक्ति पर आप काव्य पंक्ति में गुण की पहचान आप कर सकेंगे। ओज काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह, ध्यान देंगे, मन में उत्साह उत्पन्न होता है, उत्तेजना उत्पन्न होती है या तेजस्विता उत्पन्न होती है, तो ओज के कारण होती है। जब चित्त में किसी भी काव्य को पढ़ते समय इनमें से कोई भी एक भाव उत्पन्न हो रहा है तो आप समझ लीजिए, क्या समझना है? कि काव्य में ओज गुण की प्रधानता है, क्योंकि ओज शब्द का अर्थ ही है तेजस्विता। ओज गुण से संबंधित रस कौन कौन से हैं ये आप ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। वीर, रौद्र और वीभत्स। अब क्योंकि रसों से संबंध जोड़ दिया था आनंदवर्धन, मम्मट और आचार्य विश्वनाथ ने, तो ऐसी स्थिति में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कौन से रसों के होने पर ओज गुण होगा काव्य में। तो जहां वीर रस है, जहां रौद्र रस है, जहां विभत्स रस है, वहां पर स्वतः ही ओज गुण काव्य में होगा। ये बात आपको भूलनी नहीं है। पद रचना कैसी होती है? अब यहां जो पद का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है तो दोस्तों उसे हम पद कहते हैं। तो जहां पद रचना की बात है वहां आप समझ लीजिए कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की बात की जा रही है। तो शब्द वाक्य में कैसे होंगे? जहां ओज गुण होगा वो सघन होंगे और संश्लिष्ट होंगे। सघन और संश्लिष्ट को आप सरल शब्दों में समझ लीजिए कि वे जटिल होंगे और बड़े बड़े समास होंगे। दो बातें यहां ध्यान में रखनी है। सघन और संश्लिष्ट का मतलब क्या है? कि जटिल पदों का प्रयोग होगा, कठिन पदों का प्रयोग होगा, 2 से अधिक पदों को जोड़ करके प्रयुक्त किया जाएगा, यानी बड़े बड़े समासों का प्रयोग है। यानी काव्य में जहां जटिल शब्दावली हो, जटिल पदों का प्रयोग हो, जहां बड़े बड़े समासों का प्रयोग हो, वहां पर आप समझ लेंगे कि ओज गुण की प्रधानता है।
आगे चलते हैं और ऐसी विशेषताओं पर नजर डालते हैं जो ओज गुण में अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं। अगला बिंदु आपको क्या ध्यान रखना है, ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, ट ठ ड ढ ण, ये सारे के सारे, और श श, इन सभी वर्णों का प्रयोग जहां अधिक हो, समझ लीजिए ओज गुण की प्रधानता है। इसके अलावा ओज गुण जहां होगा वहां संयुक्त वर्णों का प्रयोग अनिवार्य रूप से होगा। रकार वाले शब्द कौन से हैं, ये तीनों प्रकार जो र के लिखने के तरीके हैं, तो इनका प्रयोग बहुत अधिक होगा। और अंतस्थ र और नासिक्य न का प्रयोग भी अत्यधिक होगा, यानी बड़े बड़े समास होंगे। ट वर्ग के वर्णों की प्रधानता होगी, श और श इनकी प्रधानता होगी, संयुक्त वर्णों का प्रभाव होगा, प्रयोग अधिक होगा, रकार वाले वर्णों का संयुक्त वर्णों का प्रयोग होगा, और न और र शब्दों से, वर्णों से निर्मित शब्दों का अधिक प्रयोग होगा। तो जहां ये सारी विशेषताएं या इनमें से अधिकांश मिलती हैं, सभी हर जगह मौजूद हो ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन इनमें से जो अधिकांशतः मिले जहां जिस काव्य कृति में, और जहां विभत्स, रौद्र और वीर रस में से कोई भी एक रस हो, समझ लीजिए ओज गुण काव्य में प्रधान है। सबसे ज्यादा गुणों को पहचानने का तरीका यही है। अब उदाहरण देखते हैं, देखिए, भुज भुजगेश की वैसंगिनी भुजंगिनी सी, खेद खेद खाती दीह दारुण दलन के। अब देखिए, भूषण कवि, रीतिकाल के कवि भी भूषण की पंक्तियां हैं, छत्रसाल के पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि छत्रसाल इतने पराक्रमी और इतने वीर हैं कि जो उनकी भुजाएं हैं वो भुजगेश के समान है। भुजगेश कौन है, भुजंगों के ईश यानी शेषनाग। जिस प्रकार शेषनाग की वैसंगिनी यानी जीवन संगिनी, भुजंगिनी यानी नागिन उसका हर स्थिति में साथ देती है, उसी तरह से भुजगेश यानी शेषनाग की रूपी भुजाएं छत्रसाल की, उनका साथ उनकी बरछी या तलवार देती है। यानी तलवार को भुजंगिनी बताया गया है और भुजाओं को भुजगेश बताया गया है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह से भुजगेश का साथ भुजंगिनी देती है, उसी तरह से भुजाओं का, छत्रसाल की भुजाओं का साथ उनकी तलवार देती है। यानी भुजाओं का और तलवार का जो तालमेल है वो अद्भुत है, और यही कारण है कि उनकी तलवार खेद खेद खाती दीह दारुण दलन के, कि जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां से दुश्मनों को, शत्रुओं को खोद खोद कर उनका संहार करती है, उन्हें खोज खोज कर उनका संहार करती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि अलग अलग इस प्रकार के शब्दों का यहां प्रयोग है, र का प्रयोग है, न का प्रयोग है, इसलिए यहां पर ओज गुण की प्रधानता है और वीर रस है यहां। अब दूसरी पंक्तियां देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, चिक्करहि दिग्गज डोल मही खिरिलोल सागर खर भरे, मन हरख सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे। ये वो प्रसंग है जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर श्री राम के पास लौटते हैं और श्री राम अपनी सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करने का निर्णय करते हैं। तो जैसे ही वे ये निर्णय करते हैं और प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं, तभी कवि तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि चिक्करहि दिग्गज, दिग्गज यानी दिशाओं, चारों दिशाओं में हाथी चिक्करहि चिघाड़ने लगे, डोल मही पृथ्वी हिलने लगी, कांपने लगी, गिरी लोल पर्वत जो थे वो भी चंचल, लोल मतलब चंचल हो गए, और सागर में खलबली मच गई, यानी सागर में भी आलोड़न विलोड़न लहरों का होने लगा। मन हरख, ये तो प्रकृति में हुआ, लेकिन मन में कौन, सारे सब यानी सब, सारे जो गंधर्व थे, जो देवता थे, जो मुनि थे, जो नाग थे, जो किन्नर थे, ये जो समुदाय जो राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित थे, वे सब हम मन ही मन हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। कि क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो गया कि राक्षसों के कारण, असुरों के अत्याचारों के कारण जो उन्हें दुख मिल रहा है, अब वे सारे दुख उनके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान कर लिया है। तो इस प्रकार से यहां वीर रस की प्रधानता है। ओज गुण क्यों है? क्योंकि देखिए, संयुक्त वर्ण मैंने आपको कहा था, रकार
संयुक्त वर्ण, नकार भी है और ये भी है। तो इस तरीके से जहां पर अधिकांश जो हमने विशेषताएं पढ़ी ओज गुण की वो विद्यमान होती हैं, वहां काव्य में ओज गुण होता है। और जहां ओज गुण होता है वहां वीर, रौद्र या वीभत्स में से कोई एक रस अनिवार्य रूप से विद्यमान होता है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये समझ में ओज गुण अच्छी तरह से आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला गुण है प्रसाद गुण। अब प्रसाद जो शब्द है, देखिए ओज शब्द का अर्थ जैसे तेजस्विता था, उसी तरह से प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता या निर्मलता। यानी जहां काव्य में निर्मलता का भाव है, जहां स्वच्छता का भाव है, जिस पंक्ति का अर्थ सीधे के सीधे बिना किसी प्रयत्न के अत्यंत सहज रूप में पाठक या श्रोता तक पहुंच जाता है, वहां काव्य में प्रसाद गुण होता है। काव्य को पढ़ते ही जब उसका अर्थ चित्त में स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यानी पाठक या श्रोता को मशक्कत ही न करनी पड़े, दिमाग पर जोर ही न डालना पड़े काव्य पंक्तियों के अर्थ को समझने के लिए। तो जहां ऐसा काव्य होगा वहीं पर प्रसाद गुण होगा। यानी भाव की निर्मलता भी होनी चाहिए और अर्थ की सरलता भी होनी चाहिए। प्रसाद गुण का लक्षण है शैथिल्य, क्योंकि प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता। जिस तरह से उत्साह उत्पन्न होता है ओज गुण के द्वारा, वैसे ही शिथिलता का भाव व्याप्त होता है चित्त में जब कोई व्यक्ति, कोई पाठक, कोई श्रोता सुनता है प्रसाद गुण संपन्न कविता। तो शिथिलता आती है, क्यों? क्योंकि उसे कोई प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता। प्रसाद गुण का रस शांत रस माना गया है। वैसे माना जरूर गया है शांत रस, लेकिन इसके साथ ही यह भी निश्चित है कि सभी रसों के साथ इस गुण का तालमेल हो सकता है। सभी प्रकार की रचनाओं में यह प्रसाद गुण पाया जा सकता है। आगे चलते हैं। अब उदाहरण देखिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आपने न जाने कितनी बार अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के रूप में ये पंक्तियां याद करी होंगी। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, और यहां पर कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो। यानी अर्थ सीधे पाठक या श्रोता के हृदय में स्वयं को अपने आप ही अभिव्यक्त कर देता है। पाठक या श्रोता को कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दूसरी बात, यहां पर कौन सा भाव है? स्वच्छता और निर्मलता का भाव है, इसलिए कौन सा गुण हुआ? कौन सा गुण हुआ? प्रसाद गुण हुआ। दूसरा देखिए, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। कितने आसानी से ये सारी पंक्तियां समझ में आ रही हैं। षट ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। तरणी का अर्थ होता है सूर्य, और अगर इस पर बड़ी की मात्रा लग जाए, तरणी हो जाए, तो इसका अर्थ हो जाता है नाव। शब्द युग्मों में अक्सर प्रश्न आता है, तो आप ध्यान में रख लेंगे। तो ये दोनों उदाहरण ऐसे हैं जिनमें स्वच्छता और निर्मलता का भाव है और अर्थ स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है कविता का। उसके अर्थ तक पहुंचने के लिए पाठक या श्रोता को कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। आगे चलते हैं। अब माधुर्य गुण की बात करते हैं। ओज और प्रसाद गुण उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको, बहुत सरल है ये। माधुर्य शब्द का अर्थ होता है मिठास या मधुरता। जैसे ओज का अर्थ होता है तेजस्विता, प्रसाद का अर्थ होता है स्वच्छता या निर्मलता, वैसे ही माधुर्य शब्द का अर्थ होता है मिठास या मधुरता। माधुर्य काव्य का वो गुण है जो चित्त को कोमल मधुर भावनाओं से भरकर आनंद प्रदान करता है। देखिए, आप तुलना करते चलिए। ओज गुण क्या करता है? उत्साह उत्पन्न करता है, उत्तेजना उत्पन्न करता है। प्रसाद गुण स्वच्छता और निर्मलता और शिथिलता का भाव चित्त में उत्पन्न करता है। और जहां मधुरता का भाव, कोमलता का भाव चित्त में व्याप्त हो, वहां माधुर्य गुण कविता में होता है। माधुर्य गुण के रस हैं श्रृंगार, करुण और शांत रस। प्रमुख रूप से श्रृंगार, दोस्तों ये इस प्रकार लिखा जाएगा, आप इसको सही कर लेंगे। आगे चलते हैं। कहां कहां माधुर्य गुण किस रूप में आता है उसे देखते हैं। देखिए, एक तो आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि ओज गुण की जो भी विशेषताएं हैं उनके विपरीत जो है वो माधुर्य गुण है। तो कर्ण कटु वर्णों का प्रयोग नहीं होता, जबकि वहां पर कर्ण कटु वर्णों का प्रयोग होता है। तो कर्ण कटु यानी कानों में चुभने वाले। कर्ण कटु शब्द का मतलब क्या है? कानों में, सुनने में जो चुभे,
जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता, यानी ट ठ ड ढ ण, यानी ट वर्ग की प्रधानता होती है ओज गुण में, लेकिन माधुर्य गुण में ट वर्ण का निषेध होता है, एस का प्रयोग नहीं किया जाता। संयुक्त वर्णों का प्रयोग ओज गुण में किया जाता है, यहां नहीं किया जाता। ये संयुक्त वर्णों के उदाहरण दिए गए हैं। ह्रस्व ण और र का प्रयोग होता है, वहां नासिक्य न और र का प्रयोग होता है, लेकिन यहां उनके ह्रस्व रूप का प्रयोग किया जाता है। समास वहां बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहां समास अगर होते भी हैं, पहली बात तो होते ही नहीं, लेकिन अगर होते हैं तो बहुत छोटे छोटे और कोमल होते हैं। कोमल कांत वर्णों का प्रयोग किया जाता है। श, स, य, र, क आदि जो कोमल वर्ण हैं उन्हीं का प्रयोग माधुर्य गुण के साथ मेल खाता है। तो जहां माधुर्य गुण है वहां इनमें से अधिकांश विशेषताएं आपको मिलेंगी। जहां कोमल शब्दों का प्रयोग है, कर्णकटु शब्दों का प्रयोग नहीं है, जहां ह्रस्व र और ण का प्रयोग है, समास छोटे हैं, श्रृंगार का भाव है, प्रेम का भाव है, सौंदर्य का भाव है, समझ लीजिए वहां माधुर्य गुण है। उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। राधा और कृष्ण के बीच जो प्रेम भरी नोक झोंक है उसका वर्णन यहां बिहारी ने किया है। वे कह रहे हैं कि राधा जी ने बतरस बातों के लालच में आकर के मुरली छिपा ली है कृष्ण की, और क्यों छिपा ली है? ताकि वे मुरली लेने आए तो उनसे उन्हें बात करने का अवसर प्राप्त हो। तो बातों के रस के लालच के कारण लाल यानी कृष्ण की मुरली लुकाए यानी छिपा ली है। अब बार बार कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी मुरली दे दो, मेरी मुरली दे दो, तो राधा जी क्या करती हैं? सौगंध खाती हैं, और सौगंध खाती हैं कि मैंने नहीं ली, लेकिन भौहों ही भौहों में हंसती भी हैं, क्योंकि वे छेड़खानी कर रही हैं कृष्ण के साथ। तो सोह करें बौहन हंसे, और जब वो कहते हैं, वो समझ जाते हैं कि इन्होंने ही मुरली ली है, तो वे जब देने के लिए कहते हैं तो वो नट जाती हैं, यानी मना कर देती है। तो सीधा सीधा प्रेम के भाव का वर्णन यहां किया गया है। सरल कोमल शब्दों का प्रयोग है, तो कौन सा गुण हुआ? माधुर्य गुण हुआ। कहीं भी कर्णकटु वर्णों का प्रयोग नहीं किया गया है, संयुक्त वर्णों का प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं कहीं बड़े समास हैं ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में माधुर्य गुण का उदाहरण हो गया। दूसरा देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधुखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कामायनी की पंक्तियां हैं, श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। जयशंकर प्रसाद श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। जब मनु श्रद्धा को देखते हैं तब वो उसने नीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, तो वो कहते हैं नील परिधान बीच सुकुमार की ये जो युवती है, इसके कोमल अंग पर ये नीला जो वस्त्र है वो अत्यंत शोभायमान हो रहा है, और उस नीले वस्त्र में से इसका मृदुल यानी कोमल जो अंग दिखाई दे रहा है वो अत्यंत मनमोहक दिखाई दे रहा है। और कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे मानो मेघ के बीच से गुलाबी रंग का बिजली का फूल चमक रहा हो। तो प्रेम का भाव वर्णित है, सौंदर्य का चित्रण है, मधुर वर्णों का प्रयोग है, कोमल वर्णों का प्रयोग है, कहीं भी कर्णकटु वर्णों का प्रयोग नहीं है, बड़े बड़े समास नहीं है। तो कौन सा गुण हो गया? माधुर्य गुण हो गया। आगे चलते हैं। अब बात आती है काव्य गुणों पर आधारित प्रश्नों की। तो चलिए, पहला प्रश्न है, आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ ने काव्य के कितने गुण माने? 10, 3, 15 या 8? तो हमने पढ़ा था बी विकल्प यहां सही उत्तर है। आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ ने काव्य के 3 गुण माने, और काव्य गुणों की संख्या के विषय में यही मत सर्वमान्य मत है। आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहां मैंने तीनों नाम इसलिए ले दिए हैं ताकि आप इन तीनों से 3 गुणों को बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी याद में ताजा रख लें। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी भी एक का नाम, खासतौर से आनंदवर्धन का नाम, क्योंकि सबसे पहले आनंदवर्धन ने ही यह घोषणा की थी कि काव्य के 3 गुण होते हैं, मम्मट और विश्वनाथ ने बाद में की। तो ऐसी स्थिति में आनंदवर्धन के नाम से, केवल आनंदवर्धन के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने तीनों नाम आपको इसलिए दे दिए हैं। मान लीजिए कि इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने काव्य के 3 गुण नहीं माने हैं, तो ऐसी स्थिति में ये तीनों नाम होंगे और चौथा जो होगा वो उत्तर होगा। आगे चलें। दूसरा देखिए, निरखि सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो सबसे पहले इन पंक्तियों को देख लीजिए। साकेत की पंक्तियां हैं, मैथिली शरण गुप्त की कृति साकेत,
और उर्मिला के का कथन है, क्योंकि लक्ष्मण जी तो उनके पति, उर्मिला के पति लक्ष्मण श्री राम के साथ वन को चले गए हैं। तो खंजन पक्षी आकर के खिड़की में बैठते हैं, तो उन्हें देखकर अपनी सखी से उर्मिला कहती है कि हे सखी देखो, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। और आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये खंजन पक्षी के सौंदर्य के कारण नायिका के नैनों की तुलना खंजन पक्षी से की जाती है। तो इसलिए वो क्या समझ रही है इनको कि फेरे उन मेरे रंजन ने, मेरे रंजन यानी मेरे प्रिय, मेरे प्रियतम यानी लक्ष्मण जी ने मानो अपने मेरे प्रेम भाव से भरे हुए अपने नेत्र इन खंजन पक्षियों के रूप में मेरे पास भेज दिए हैं। स्वयं अपने भाई श्री राम की सेवा में है और मेरे प्रेम से भरे हुए अपने नेत्रों को इन खंजन पक्षी के रूप में यहां भेज दिया है। तो कौन सा भाव है? प्रेम भाव है। तो कौन सा गुण हुआ? माधुर्य गुण हुआ। तो बी विकल्प यहां पर सही उत्तर है। आगे चलें। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? यूपी टीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है। ओज, माधुर्य, प्रसाद या इनमें से कोई भी नहीं। तो ए विकल्प यहां सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि ओज गुण ही वो गुण है जो चित्त में तेज और स्फूर्ति उत्पन्न करता है। आगे चलें। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। केवीएस पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला विकल्प है गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार शोभा मात्र है। दूसरा है गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभाकारक तत्व हैं। तीसरा है काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। और चौथा है माधुर्य, प्रसाद, ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। तो देखिए ये पहला सही है, दूसरा सही है और डी भी सही है। ये गलत कथन है कि काव्य शास्त्र में अगर काव्य गुणों का विवेचन नहीं होता तो भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, दंडी, वामन, इन सब की काव्य गुणों के विषय में परिभाषाएं हमें भला कहां से मिलती। तो सी विकल्प यहां पर सही उत्तर है, क्योंकि हमें गलत कथन को, जो सही नहीं है वो कथन यहां छांटना है। पांचवा, कंकण किंकिन नूपुर धुन सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि में कौन सा काव्य गुण है? एनवीएस पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। पुष्प वाटिका प्रसंग है जहां पर अपने गुरु की पूजा के लिए पुष्प चुनने गए हैं श्री राम लक्ष्मण के साथ, और वहीं पर गौरी का मंदिर है और सीता जी वहां गौरी पूजन के लिए आई हैं। तो अब उनके सीता जी के कंगनों की ध्वनि सुनाई देती है, उनके घुंघरुओं की ध्वनि सुनाई देती है। तो उस ध्वनि को सुनकर जो प्रेम के भाव श्री राम के मन में उत्पन्न होते हैं वे उनको अभिव्यक्त करते हैं लक्ष्मण के साथ। लखन सन राम हृदय गुण, अपने मन में विचार करते हुए अपने उन भावों को, माधुर्य के, मधुरता के जो भाव हैं उनको अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो यहां पर क्योंकि प्रेम का भाव है तो ए विकल्प यहां सही उत्तर है, यानी माधुर्य गुण का उदाहरण है ये पंक्तियां। काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मः गुणा, काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी? ये प्रश्न पूछा गया केवीएस पीजीटी 2016 में। आचार्य भामा, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य वामन या आचार्य आनंद वर्धन। द रह गया है दोस्तों, यहां आप सही कर लेंगे। तो सी विकल्प यहां बिल्कुल सही है, आचार्य वामन के द्वारा दी गई ये परिभाषा है, क्योंकि इस परिभाषा की तुलना मैंने दंडी की परिभाषा, अलंकारों की दंडी की परिभाषा से भी की थी। तो आपको वो बात भी ध्यान में रखनी है, भूलना नहीं है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। सातवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? भरत मुनि की परिभाषा पूछी जा रही है। केवीएस पीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला बिंदु है समास की अधिकता ओज कहलाती है। दूसरा विकल्प है समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना ओज कहलाती है। अलंकार और गुण एक दूसरे के सदृश है। लोक सीमा के भीतर एक वस्तु का धर्म जब अन्यत्र पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए वहां ओज गुण होता है। तो इनमें से बी विकल्प बिल्कुल सही है। ये परिभाषा ओज गुण की भरत मुनि के द्वारा दी गई है। इस परिभाषा में है कि समास में बंधे हुए जो पद होते हैं और जहां विचित्रता होती है, उदार गुणों से संपन्न जो रचना होती है, वहां पर ओज गुण की प्रधानता होती है। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आठवां प्रश्न, जो काव्य के अंगीभूत अर्थात रस का अवलंबन करते हैं वे गुण कहाते हैं। यह कथन किस आचार्य का है? वामन, दंडी, भामह या आनंदवर्धन। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आनंदवर्धन ने ही
काव्य के गुणों का संबंध रस से स्थापित किया। तो ये परिभाषा है आनंदवर्धन की, ये कथन आनंदवर्धन का है। तो डी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। नवा प्रश्न, नवा प्रश्न देखिए, दोष यदि काव्य की विपत्ति के लिए होता है तो गुण काव्य की संपत्ति के लिए। यह कथन किस आचार्य का है? यह कथन किस आचार्य का है? भामह, दंडी, वामन या पंडित राज जगन्नाथ? तो हम पढ़ चुके हैं, बी विकल्प इसका सही उत्तर है, क्योंकि दंडी ने ही यह परिभाषा दी थी। ये कहा था कि दोष यदि काव्य की विपत्ति के लिए होता है तो गुण काव्य की संपत्ति के लिए होता है। 10वां प्रश्न, कहट नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। इस काव्य पंक्ति में कौन सा गुण है? तो आप सभी जानते हैं, बिहारी का दोहा है और एक भवन में नायक और नायिका आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं और उसी प्रसंग का यहां पर चित्रण किया जा रहा है, यानी प्रेम का भाव है और माधुर्य गुण है। तो ए विकल्प यहां सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये हुए हमारी चर्चा आज की ओज काव्य की। तो दोस्तों, ये हुई काव्य गुणों पर हमारी आज की चर्चा। उम्मीद करती हूं कि तीनों काव्य गुण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इन पर आधारित सभी प्रश्नों के आप अच्छी तरह से जवाब दे सकेंगे। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। तब तक नमस्कार।